तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो रूस और यूक्रेन की जंग के हो चुके हैं 50 से भी ज़्यादा दिन और रूस ने यहाँ पर यूक्रेन के कई सारे शहरों को खंडर में तब्दील कर दिया और ज़मीन दोस्त कर दिया है। और वो किस चीज़ के लिए? रूस की सिंपली एक डिमांड थी कि जो यूक्रेन नेटो में ज्वाइन होना चाहता है वो ज्वाइन ना हो, क्योंकि देखा जाए तो रशिया नेटो को अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। तो आप देख ही चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन के साथ क्या किया है। लेकिन अभी दो और देश जो नेटो और रूस दोनों से ही दूरियां बना के चलते हैं वो अब नेटो ज्वाइन करने वाले हैं, और वो है स्वीडन एंड फिनलैंड। आप खुद सोच कर देखिए कि ये दोनों देश स्वीडन और फिनलैंड अगर दोनों नेटो को ज्वाइन करते हैं तो क्या रूस को अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर रूस ने दोनों देशों को ही न्यूक्लियर थ्रेट और हाइपरसोनिक मिसाइलों का थ्रेट दे दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, और स्वीडन और फिनलैंड दोनों देश नेटो को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? नेटो की इसमें क्या प्रतिक्रिया है? और CNBC, एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन रशिया इन्वेडेड, फिनलैंड एंड स्वीडन इंच क्लोजर टू सीकिंग नेटो मेंबरशिप। तो यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन बहुत ही क्लोज आ चुके हैं नेटो के मेंबरशिप के लिए। अल जजीरा, यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, व्हाई फिनलैंड एंड स्वीडन विल जॉइन नेटो। Russia invasion has changed the political discourse in Sweden and Finland about becoming members of the Western Military Alliance, analyst says। तो ये है दोनों लीडर स्वीडन और फिनलैंड की। जो ब्लू ड्रेस में है वो स्वीडन की लीडर है और जो ब्लैक ड्रेस में है वो है सना मरीन, ये फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखा जाए तो स्वीडन और फिनलैंड वैसे तो मिलिट्रली नॉन अलाइंड है, लेकिन जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो उसे अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपने इस नॉन अलाइंड स्टेटस को चेंज करने के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिनलैंड की पीएम सना मरीन ने क्या कहा है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। Of course, there are many kind of risks involved. Also, to the period when we are thinking what kind of choices we should make. Of course, there are many risks, and we have to be prepared for all kind of actions from Russia. And actually, when we have given the paper to the Finnish Parliament, we also analyzed these risks, hyper threats, cyber attacks, different kind of influencing from Russia's side, and we are prepared different kinds of meanlessness that would come from the Russian side. But I also think that we have to make the decisions by ourselves, not to have fear influence our choices. But there are different perspectives to apply NATO membership or not to apply, and we have to analyze all of these very carefully, as Magdalena said, and we will have the discussions within the Finnish Parliament upcoming weeks. But I think our process will be quite fast. It will happen in weeks, as I mentioned. Thank you so much. We have to be prepared for all kind of action from Russia, यानी हमें रूस की तरफ से आने वाले हर तरह के एक्शन के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इसके अलावा स्वीडन की रूलिंग पार्टी और उसकी नेता ने भी यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करना है या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा बाद में। लेकिन फिनलैंड की पीएम सना मरीन ने ये भी कहा है कि मैं कोई समय सीमा तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जब हम इसका फैसला लेंगे तो उसके लिए महीनों नहीं लगेंगे बल्कि कुछ हफ्तों में ही फैसला लिया जाएगा। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि नेटो के आर्टिकल 5 से फिनलैंड को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, जिससे ये होगा कि अगर कोई एक नेटो मेंबर पर हमला होता है तो वो हमला सभी नेटो देशों पर माना जाएगा और सभी देश उस पर हमला करेंगे, यानी करेक्टिव रिस्पांस देंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि इस समय नेटो की क्या स्थिति है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जॉन स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों नेटो के स्टैंडर्ड से मेल खाते हैं और दोनों देशों का नेटो में स्वागत है। और दुनिया में कोई दूसरी कंट्रीज़ नहीं है जो इतना नेटो के क्लोज है जितना ये दोनों हैं। तो इन्होंने तो पूरी तरह से स्वागत किया है इन दोनों देशों का। और इतना ही नहीं, स्वीडन और फिनलैंड ने तो अप्रैल की शुरुआत में ही नेटो के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू कर दी थी, जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों देश कितना ज़्यादा गंभीर है नेटो की मेंबरशिप को पाने के लिए। स्वीडन फिनलैंड पार्टिसिपेट इन नेटो मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि देखिए 24 मार्च का ये आर्टिकल है, तो यहाँ पर इन दोनों ने पार्टिसिपेट भी किया था, स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो के साथ। और अगर देखा जाए तो स्वीडन ने पिछले 200 साल से कोई युद्ध भी नहीं लड़ा है और आखिरी बार उन्होंने
1814 में नॉर्वे के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल रही है। जिस तरह से यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद कर रहा था, तो वहां पर रूस ने जिस तरह की तबाही मचाई है और किस तरह से रूस ने यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर दिया है और ज़मीन दोज बना दिया है, खंडर बना दिया है, और यूक्रेन के लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर अपने पड़ोसी देश भाग चुके हैं, उसे देखकर इन दोनों देशों में भी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी चिंता देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं, जो लोग पहले न्यूट्रलिटी की बात करते थे और बोलते थे कि नहीं, हमें किसी के भी सिक्योरिटी ब्लॉक में शामिल नहीं होना है, तो अब वो नेटो ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहे हैं। और अब 60% से भी ज़्यादा फिनलैंड के लोग और 50% से भी ज़्यादा स्वीडन के लोग अब नेटो को ज्वाइन करने के पक्ष में आ गए हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि रूस इन दोनों देशों के ऐसे सिचुएशन को कैसे देखता है। तो देखिए, यहाँ पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और अभी के डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल दिमित्री मेदवेदेव ने यहाँ पर इन दोनों देशों को क्लियर वार्निंग दे दी है कि अगर यहाँ पर आपने नेटो को ज्वाइन करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए तो यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर भी पॉसिबल है। तो इस तरह से रूस ने इन दोनों देशों को धमकी दी है और ये भी बोला है कि यहाँ पर हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स डिप्लॉय करेंगे। तो आप देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है, रशिया वॉन्ट्स न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट नियर फिनलैंड स्वीडन इफ़ दे ज्वाइन नेटो। तो दिमित्री मेदवेदेव ने यहाँ पर पूरी तरह से धमकी दे दी है इन दोनों देशों को। लेकिन हमें इन्हें कोरी धमकी नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो यूक्रेन ने पहले रूस की धमकियों को हल्के में लिया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रूस ने यूक्रेन पर हमला कर ही दिया। तो यहाँ भी रूस की बातों को थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह आता है कि रूस नेटो को अपनी सीमा पर बर्दाश्त क्यों नहीं करता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले नेटो के सामने यूएसएसआर का वार्सो पैक्ट था और उसमें भी नेटो की तरह ही कलेक्टिव रिस्पांस होता था, यानी कि अगर किसी एक वार्सो पैक्ट के किसी भी मेंबर पर हमला करोगे तो वार्सो पैक्ट के सभी मेंबर उस देश पर हमला करेंगे। और आप मैप में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से देश वार्सो पैक्ट में थे, जैसे कि ईस्ट जर्मनी, जो बाद में जब वार्सो पैक्ट ख़त्म हुआ तो वो वेस्ट जर्मनी में मिल गया था, तो नेटो की उसको ऑटोमेटिकली मेंबरशिप मिल गई थी। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया वार्सो पैक्ट, हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया और अल्बानिया, ये सभी वार्सो पैक्ट के मेंबर थे। लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद सब कुछ बदल गया और यहाँ पर जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो वैसे ही वार्सो पैक्ट भी ख़त्म हो गया। लेकिन नेटो को तो यूएसएसआर को देखकर और उससे सिक्योरिटी को लेकर ही बनाया गया था। नेटो का मकसद ही था कि यहाँ से जो भी यूएसएसआर से सिक्योरिटी थ्रेट आता है तो उसको कंट्रोल कर सके। तो वार्सो पैक्ट तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ही ख़त्म हो गया, लेकिन नेटो ख़त्म नहीं हुआ। और इसी चीज़ को देखते हुए यूएसएसआर के तब के नेता मिखाइल गोर्बाचोव और उस समय के अमेरिका के विदेश मंत्री जेम्स बर्कर ने आपस में मिलकर ये डिसीजन लिया था कि नेटो ईस्ट जर्मनी के आगे एक्सपेंड नहीं करेगा। और ये बात जेम्स बेकर ने दोबारा भी कही थी ब्रसेल्स में, और ये बात 9 फरवरी 1990 की है, तब इन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है और वो ये है कि डिसीजन कोई एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि अमेरिका ने मुंह से कहा और यूएसएसआर ने सुन लिया। तो ये सिर्फ एक वर्बल एग्रीमेंट था, ना कि कोई ट्रीटी, कोई लिखित में नहीं था। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है ट्रीटी वाला, तो जिससे कि नेटो के एक्सपेंडेशन को रोक सके। और अगर आप देख सकते हैं कि जो देश पहले वार्सो पैक्ट में थे अब वो नेटो में आ गए हैं, जैसे कि पोलैंड आ गया है, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमेनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया। आप देख सकते हैं कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कितने सारे मेंबर्स बने हैं, जैसे कि चेक रिपब्लिक, पोलैंड और हंगरी 1999 में बना। 2004 में जो नेटो के मेंबर बने बल्गेरिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमेनिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। उस समय रशिया इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर था, तो उनको तो उस समय ये रोक नहीं पाया। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल चुकी है और अब रशिया चाहता है पूरी इज्जत, जैसे कि वो नहीं है मिर्ज़ापुर में डायलॉग है, अब हमको चाहिए पूरी इज्जत। तो अब चाहिए इसको पूरी इज्जत, क्योंकि अब ये थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका है डिसइंटीग्रेशन के बाद। और इस तरह से वेस्टर्न ब्लॉक के देशों ने रूस को नीचा दिखाने के लिए वार्सो पैक्ट के जितने भी देश थे पहले, उन सबको ही नेटो में शामिल करने की पेशकश करी, बहुत सौ को शामिल कर भी लिया और उसमें से ही एक था यूक्रेन। तो यूक्रेन को तो रशिया ने हमला करके बर्बाद कर दिया है। और अब देखते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो में ज्वाइन होने का डिसीज़न लेते हैं या नहीं। अब देखना होगा अगर ये दोनों डिसीज़न लेते हैं और ये ज्वाइन हो जाते हैं, या ज्वाइन होने से पहले क्या रशिया इनके ऊपर भी अटैक करेगा।
वैसे देखा जाए तो फिनलैंड के ऊपर तो अटैक करना रशिया के लिए आसान है, क्योंकि वहाँ पर 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है फिनलैंड और रशिया के बीच में। लेकिन स्वीडन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि स्वीडन और रशिया की कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं होती है। तो रशिया के लिए तो स्वीडन पर अटैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन फिनलैंड के ऊपर आसान होगा। और लेकिन अभी कूद भी ज़्यादा फिनलैंड ही रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।